वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 8th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, जो वर्ल्ड में हमारे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है उसमें जो एनवायरनमेंट है कैसा है, इंटरेक्शंस लोगों के कैसे होते हैं, किस टाइप का क्लाइमेट है, किस टाइप के वेजिटेशन आपको मिलती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग। रेणुका वॉज एक्साइटेड। ठीक है, यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दिया गया कि रेणुका एक्साइटेड थी। श्रीकांत अंकल वॉज होम आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 4 months, क्योंकि श्रीकांत अंकल हैं उसके, वो 4 months के गैप के बाद घर पर थे। ही वॉज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। वो क्या थे? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे, जो जंगलों में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं उनकी फोटोग्राफी वो करते थे और ट्रैवल करते थे वाइडली। बहुत ज़्यादा जगह पर वो ट्रैवल किया करते थे। रेणुकाज इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट बिगेन एट एन अर्ली एज। ठीक है, और रेणुका का जो इंटरेस्ट था फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में बहुत अर्ली एज में, जब वो छोटी थी तभी शुरू हो गया था, जब उसके अंकल ने उसे इंट्रोड्यूस कराया था। एक नेचर के बारे में एक बुक थी उसके, उससे उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो पिक्चर्स जो थी डिस्टेंट लैंड्स की, यानी कि जो ऐसी लैंड्स हैं, जो ऐसी कंट्रीज़ है जो हमारी कंट्री से काफ़ी दूर हैं, वहाँ की पिक्चर्स देखने के बाद, उनके लोगों को देखने के बाद जो वहाँ रहते थे वो उसको हमेशा फैसिनेट करते थे, आकर्षित करते थे। ठीक है, क्योंकि वो हमारे यहाँ के लोगों से, यहाँ के एनवायरनमेंट से काफ़ी अलग थे। इन पिक्चर्स में रेणुका ने, यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पार्ट के लोगों के पिक्चर्स लगाए हुए रेणुका ने। कुछ ड्राई डेजर्ट से आते हैं, कुछ फ्रोज़न लैंड से यानी बहुत ठंड वाली जगह से आते हैं, और कुछ हॉट वेट रेन फॉरेस्ट से आते हैं। वो क्या सोचती थी कि ये सब मुझसे तो काफ़ी डिफरेंट लगते हैं, उसको लगता था ऐसा। और दे में लुक डिफरेंट, लेकिन वो डिफरेंट तो देख सकते हैं बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड्स। लेकिन सबको नीड्स जो बेसिक होती हैं लाइफ की वो सबकी सेम है। जैसे फूड सबको चाहिए, कपड़े पहनने के लिए चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। तो ये श्रीकांत अंकल ने उसको बोला था। तो देयर चिल्ड्रन डू नॉट डू द सेम थिंग्स एज यू प्रोबेबली डू। तो जैसे कि हम खेलते हैं बच्चे यहाँ के, इंडिया के, और वैसे ही उनके बच्चे भी उस टाइप के ही काम करते हैं, गेम्स खेलते हैं, लड़ाई भी करते हैं आपस में, फिर मान भी जाते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, और फैमिलीज़ की हेल्प करते हैं बहुत सारे कामों में। ठीक है, दे लिव क्लोजर टू नेचर। वो नेचर के पास रहते हैं, और एंड वेरी अर्ली इन देयर लाइव्स हैव लर्न टू केयर फॉर नेचर। और वो अपनी लाइफ में बहुत कम ही एज में नेचर की केयर करना सीख गए हैं। दे लर्न हाउ टू कैच फिश। वो जानते हैं कि फ़िश कैसे पकड़नी है और कैसे कलेक्ट करना है फॉरेस्ट से बाकी सारा मटेरियल जो उनके काम का है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो आगे आएंगे 8, 9, 10 में आप ये पढ़ेंगे कि अलग अलग नेचुरल रीजन्स जो हैं वर्ल्ड की वो क्या हैं, मतलब वो आपस में डिस्टिंक्ट हैं कुछ क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग। उनकी कुछ अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे हम उनको अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो आगे 8, 9 चैप्टर, ये जो 8 चैप्टर चल रहा है, ठीक है, उसके बाद 9th और 10th चैप्टर में भी ये कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर एक फैक्ट है जहाँ स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने डिस्कवर किया था अमेजॉन रिवर को। ठीक है, और दे वर अटैक्ड बाय ए ग्रुप ऑफ लोकल ट्राइब्स, क्योंकि वो लोकल ट्राइब्स ने उन पर अटैक कर दिया था, जो कि हेड गियर्स पहने हुए थे जैसे ट्राइबल लोग पहने होते हैं, और ग्रास स्कर्ट्स, घास की बनी हुई स्कर्ट्स पहनी हुई थी। इन लोगों ने याद दिला दी उनको फियर्स ट्राइब्स ऑफ वीमेन वॉरियर्स नोन इन एंशिएंट रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर में जिस तरह के वीमेन वॉरियर्स होती थी उसकी याद उन लोगों ने दिला दी इनको, एंड हैंस इसका नाम उन्होंने वो एज अमेजोन्स, और इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? अमेजोन रख दिया। किसका? इस जगह का नाम। ठीक है, तो लाइफ इन द अमेजोन बेसिन ये हमारा फिलहाल इस वीडियो का टॉपिक रहेगा। बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजोन बेसिन लेट्स लुक एट द मैप। ठीक है, पहले हम मैप देख लेते हैं। ये है हमारा साउथ अमेरिका का मैप। इसके बिल्कुल नॉर्थ में ब्राज़ील है, ब्राज़ील के नॉर्थ में है अमेजोन बेसिन। ठीक है, तो ये आप नोटिस कीजिए ट्रॉपिकल रीजन है ये लाई करता है इक्वेटर। ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है? जो ट्रॉपिक, जो हमारे ट्रॉपिक्स हैं, जैसे कि हमारा ये अर्थ होता है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है, और ये हमारा ट्रॉपिकल जोन होता है। यहाँ से 23.5 ठीक है डिग्री ऊपर और नीचे दोनों, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये जो ट्रॉपिकल रीजन में ही पड़ता है हमारा, क्या ये कहाँ पड़ता है? 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ के बीच में पड़ता है, यानी इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ तक ये फैला हुआ है यहाँ पर साउथ अमेरिका। ठीक है, तो इसको हम इक्वेटोरियल रीजन बोलेंगे क्योंकि ये इक्वेटर के पास है।
रिवर अमेज़ॉन जो है फ्लो करती है इस रीजन के थ्रू। नोटिस करिए कि किस तरीके से फ्लो करती है। फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेज द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। ठीक है, अटलांटिक ओशन यहाँ पर है, ठीक है, और ये यहाँ पर वेस्ट से निकलती है अमेज़ॉन रिवर, और ये यहाँ पर अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। ठीक है, तो अब हमने ये अमेज़ॉन रिवर का फ्लो पढ़ा, देखा मतलब मैप के थ्रू। ये जो प्लेस है जहाँ पर रिवर फ्लो करती है इनटू अनदर बॉडी, ठीक है, वाटर इज़ कॉल्ड द रिवर्स माउथ। ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पर रिवर फ्लो करके दूसरी पानी की बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है, उसको रिवर का मुहाना बोलते हैं, यानी कि माउथ बोलते हैं। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेज़ॉन रिवर। ठीक है, एक ही नहीं कि एक नदी ही जाएगी, एक नदी के साथ साथ एक और ट्रिब्यूटरीज जैसे आपस में आके कई सारी बीच की नदियाँ मिल जाती हैं, उनको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, वो भी सारी अमेज़ॉन बेसिन में ही गिर जाती है। एंड द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ ब्राज़ील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। ठीक है, तो रिवर बेसिन में कहाँ कहाँ ड्रेन होता है ये, बहुत सारे पार्ट्स, मतलब अलग अलग जगह पर, ब्राज़ील, पेरू हुई जो इन्होंने कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर भी गिरती हैं। ठीक है, नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पासिस। अब आपको इक्वेटर को पहचानना है। इक्वेटर दैट इज़ 0 डिग्री किस किस बेसिन से होकर गुजरता है, ये देखिए, इक्वाडोर, अमेज़ॉन बेसिन, इससे होकर ये गुजर रहा है हमारा क्या, इक्वेटर। ये आपने मैप के थ्रू देखा। ट्रिब्यूटरीज किसे बोलते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बहुत छोटी छोटी रिवर्स जो कि मेन रिवर को ज्वाइन करती हैं। मेन रिवर जो होती है, जैसे मेन रिवर अमेज़ॉन जा रही है, बीच में कोई और रिवर्स पड़ी, उसने बीच में इससे आकर मिल गई, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। और वो ड्रेन करती हैं एक एरिया में जो कि एक रिवर का बेसिन है, जो सारी मिलके एक बेसिन में जाकर ड्रेन हो जाती हैं, और इसको कैचमेंट एरिया भी बोलते हैं। अमेज़ॉन बेसिन इज़ लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। ठीक है, अमेज़ॉन बेसिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है। नेक्स्ट इज़ यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। एज यू नो नाउ, अब आप जानते होंगे कि अमेज़ॉन बेसिन स्ट्रेच करता है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, एंड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट। ठीक है, तो इक्वेटर के पास रहने वाली जो जगह होती है पास होने वाली, वो बहुत हॉट होती है, और हॉट होने की वजह से वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है, वेट क्लाइमेट होता है पूरे साल। दिन और रात दोनों ही इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड होती है। ठीक है, क्योंकि गर्मी पूरे दिन रहती है तो रात में भी इतनी ठंडक नहीं हो पाती। स्किन बहुत स्टिकी फील होती है, क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है, उसकी वजह से हमको चिपचिपा सा स्किन अपनी फील होती है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, लगभग हर रोज़ बारिश होती है, दैट टू विदाउट मच वार्निंग, और कोई वार्निंग नहीं दी जाती उसकी, मतलब कुछ पता नहीं चलता, कुछ अंदाज़ा भी नहीं लगता, अपने आप ही हो जाती है। द डे टेम्परेचर्स आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी। डे में तो ऑब्वियसली आपको पता है कि सन होता है, तो सन की वजह से ज़्यादा गर्मी होगी, और ज़्यादा गर्मी की वजह से ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। एट नाइट टेम्परेचर गोज़ डाउन, जैसे कि रात को टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी तो हाई ही रहती है। अब है रेन फॉरेस्ट। अब आपको पता है जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी तो उस जगह पर बहुत घने घने फॉरेस्ट भी होंगे, ऑब्वियस है ये। ठीक है, रेन का सीधे सीधे डायरेक्ट कनेक्शन है फॉरेस्ट के होने से, तो बहुत घने जंगल ग्रो हो जाते हैं। 8.3 आप फिगर में देख सकते हैं, देखिए कितने घने जंगल हैं। ये जो फॉरेस्ट हैं इनफैक्ट इतने ज़्यादा घने हैं कि वो एक तरीके की छत का काम कर देते हैं। बाय लीव्स एंड ब्रांचेस डू नॉट अलाउ द सनलाइट। ठीक है, नीचे के जो पेड़ पौधे या नीचे की जो ज़मीन होती है, ऊपर की पत्तियाँ इतनी ज़्यादा घनी होती हैं कि सनलाइट इसके थ्रू होकर नीचे जा नहीं पाती ग्राउंड तक, और ग्राउंड में हमेशा ज़मीन पर अंधेरा ही रहता है और डैम्प यानी गीला गीला सा रहता है, सूख नहीं पाता, सन की गर्मी उसको मिल नहीं पाती। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन, तो ऐसी जो पेड़ पौधे हैं जो कि शेड में बड़े हो जाते हैं, झेल लेते हैं शेड को, उन्हें सन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, वही उग सकते हैं नीचे की ज़मीन पर। ठीक है, जैसे ऑर्चिड्स, ब्रोमलाइट्स ग्रो एज प्लांट पैरासाइट्स। ठीक है, तो प्लांट के ऊपर रहने वाले जो पैरासाइट्स हैं, जो प्लांट के न्यूट्रिशन को लेके अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैरासाइट्स, वो उगते हैं यहाँ पर। द रेन फॉरेस्ट इज़ रिच इन फौना। फौना मीन्स यहाँ पर जीव जंतु भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जितना घना जंगल होगा उतनी ज़्यादा आपको वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी। बर्ड्स किस तरह की, टूकन्स, ठीक है, जैसे आपको ये दिख रही है, एंड हमिंग बर्ड्स, मकाओ, विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड पल्मेज। ठीक है, बहुत कलरफुल होती हैं। ओवर साइज्ड बिल फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में हम जिस तरह की बर्ड्स देखते हैं उससे काफ़ी
डिफरेंट होती हैं, काफ़ी बड़ी होती हैं यहाँ पर। ये जो बर्ड्स हैं ये बहुत लाउड साउंड भी करती हैं फॉरेस्ट में। एनिमल्स जैसे कि मंकीज, स्लॉथ एंड आंट ईटिंग टैपर्स आर फाउंड हेयर, ठीक है। तो चींटी खाने वाले कीड़े मकोड़े जो इस तरह के एनिमल्स हैं, मंकी, स्लॉथ हैं, इस तरह आपको देखने को मिलेंगे। वेरियस स्पीशीज़ ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स, बहुत सारे आपको रेंगने वाले जानवर भी देखने को मिलेंगे। और जैसे स्नेक्स हैं वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं जंगल्स में। क्रोकोडाइल, स्नेक्स, पाइथॉन्स, ये सारे, ठीक। एनाकोंडा एंड बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर आर सम ऑफ द स्पीशीज़, ठीक है। ये उसकी कुछ जातियाँ हैं जो कि मिलती हैं। इसके अलावा बेसिन बहुत सारे कीड़ों की जातियों का भी एक घर है, यानी बहुत टाइप के, अलग अलग टाइप के कीड़े यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सेवरल स्पीशीज़ ऑफ फिशेज़ इंक्लूडिंग द फ्लैश ईटिंग पिराना फिश। पिराना पे एक मूवी आपने देखी होगी ना, पिराना 3D, उसमें कितनी भयानक सी फिशेज़ होती हैं जो कि लोगों को भी खा जाती हैं। तो उस टाइप की फिशेज़ भी यहाँ देखने को मिलती है क्योंकि ये मांस खाती हैं, ये रिवर में होती हैं। दिस बेसिन इज़ दस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली रिच इन वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिच है, किस किस टाइप की लाइफ यहाँ मिलती है, ठीक है। तो हमने एक नया यहाँ पर एक प्लांट का नाम पढ़ा था, ब्रोमलाइट्स। ये एक स्पेशल प्लांट है जो कि वाटर को स्टोर करते हैं अपनी पत्तियों के अंदर। और एनिमल्स जैसे फ्रॉग्स होते हैं वो यूज़ दीज पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स। तो इस पर ही अपनी एग्स कौन देते हैं? फ्रॉग्स, इसकी पत्तियों पर, ठीक है। तो अब है हमारा पीपल। अब रेन फॉरेस्ट में रहने वाले लोग किस टाइप के होते हैं? लोग क्या करते हैं, बहुत सारा जो फूड है वो स्मॉल एरियाज़ में ही उगाते हैं। क्या बहुत सारा घना जंगल है तो अब घने जंगल में खेती कैसे करेंगे, तो थोड़े से एरिया को वो क्लियर कर देते हैं, पहले कुछ ट्रीज़ को काट देते हैं। और जो मेन होते हैं वो हंट करते हैं, शिकार करते हैं, फिशिंग भी करते हैं रिवर्स के किनारे पर। और जो वीमेन है वो फसलों की देखभाल करती हैं। तो वो क्या करती हैं मेनली, क्या किस टाइप की फसलें उगाती हैं? टैपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। टैपियोका मुझे भी नहीं मालूम ये कौन सा फल है, ये क्या है। एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टन, आप गूगल कर सकते हैं इसको, ये क्या है, मैं भी करके देखूंगी। एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टन, इट इज़ द वीमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग देम द वेजिटेबल्स दे ग्रो, ठीक है। तो औरतें ही मेन होती हैं फैमिलीज़ को जो जिंदा रखती हैं, क्योंकि आदमी तो क्या करते हैं, वो तो शिकार पे निकल जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वीमेन ही वेजिटेबल्स जो उगाती है उसको खिलाती है अपनी फैमिलीज़ को। तो वो प्रैक्टिस करते हैं क्या, अब जहाँ पर फॉरेस्ट है उसके एक एरिया को बर्न करते हैं, तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को यूज़ करते हैं। और यहाँ का स्टेपल फूड है मैनियॉक, इसको हम कसावा भी बोलते हैं, ठीक है। कसावा जैसे कॉफ़ी की तरह होता है ना, उसे पीते हैं। दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो, ठीक है। वो पोटैटो जैसे ज़मीन के अंदर उगता है, ऐसे ही ये कसावा भी पोटैटो की तरह ही ज़मीन के नीचे उगता है। दे ऑल्सो ईट क्वीन आंट्स एंड एग सैक्स, ठीक है। तो वो जो रानी, जो एक एंट्स में जो रानी वाली होती है ना, जो मेन होती है वो एंट, और एग के जो सैक्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, उनको खाते हैं ये लोग। एंड कैश क्रॉप्स जो है, कैश क्रॉप्स मतलब जो बेचने के लिए उगाते हैं, दैट इज़ कॉफ़ी, मेज़ एंड कोकोआ, ये भी उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। स्लैश एंड बर्न क्या है? ये एक तरीका है फसल को मतलब खेती करने का, जहाँ पे फार्मर्स क्लियर करते हैं लैंड का एक पीस, उसको काट कर, पहले तो ट्रीज़ को काट देते हैं, झाड़ियाँ काट देते हैं पूरी, और फिर उनको जला देते हैं। और फिर जो जलाने से उनकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिट्टी बन जाती है, वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में ऐड हो जाते हैं। फिर अब हम उस पर खेती कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो कई सालों तक उस पर उसी जगह पर खेती करते हैं। लेकिन एक ही जगह पर बार बार रिपीट करने से, खेती को रिपीट करने से सॉइल की जो फर्टिलिटी है, यानी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो लूज़ होते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं। फिर इसको छोड़ दिया जाता है। फिर क्या करते हैं, वो एक दूसरी जगह को ढूंढते हैं, फिर उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। वहाँ पे पेड़ काटते हैं, जैसे सेम प्रोसेस को दोबारा करते हैं। तब तक क्या होता है, जो यंग ट्रीज़ ग्रो इन द ओल्ड, जो पहले के जगह ये छोड़कर आए हैं, वहाँ पे छोटे छोटे ट्रीज़ उगना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी वापस रिस्टोर होती रहती है। तो लोग क्या करते हैं, वापस उस जगह पर भी जा सकते हैं जहाँ छोड़कर आए थे, और वापस कल्टीवेट करना भी स्टार्ट कर सकते हैं दोबारा। इसको कंटिन्यू करते हैं। जो लाइफ है अमेज़ॉन बेसिन के, सॉरी मैंने ये छोड़ दिया। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड क्या करते हैं, बहुत सारा वुड हमको। अब आपको पता है जहाँ पर पेड़ ज़्यादा होंगे लकड़ी भी ज़्यादा होगी, लकड़ी होगी तो अब हाउसेस भी लकड़ी के ही मेनली बनाए जाएंगे। बहुत अच्छी लकड़ी मिलती है यहाँ पर। कुछ फैमिलीज़ क्या करती है, थैच्ड हाउसेस में, थैच होती है जो भूसे, जो होता है ना झाड़, जो जैसे कि भूसे भूसे वाली जो एक छत टाइप देखी होगी आपने,
उस तरह के हाउसेस को यूज़ करते हैं, शेप लाइक बी हाइव्स, वो जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो इस तरह की झोपड़ियाँ बनाते हैं अपनी और उसमें रहते हैं। देर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेज, लेकिन थोड़े बड़े हाउसेज भी होते हैं, उनको मेलोका बोलते हैं, विद स्टीपली स्लैंटिंग रूफ, उनकी बहुत गहरी ऐसी नीचे की साइड जाती हुई स्लैंटिंग में छत होती है। तो जो यहाँ के लोगों की लाइफ है अमेजॉन बेसिन की, वो धीरे धीरे लेकिन चेंज हो रही है। पहले के समय में क्या होता था, द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर। इसका मतलब क्या है कि पहले क्या होता था, फॉरेस्ट के बीच में अगर आपको जाना है तो सिर्फ पानी में नेविगेट करके, यानी कि पानी के थ्रू जाया जा सकता था। 1970s में ट्रांस अमेजोन हाईवे ने सारे जो पार्ट्स हैं रेन फॉरेस्ट के वो एक्सेसिबल बना दिए हैं। मतलब कि पहले तो कुछ जगह पर ही जाया जा सकता था, लेकिन अब ये जो हाईवे बन गया है इससे सारे पार्ट्स पे आप जा सकते हैं। एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो यूज फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस। कुछ जगह पर अगर आपको डायरेक्ट लैंड के थ्रू नहीं जाना तो या थोड़ा टफ पड़ता है तो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स भी हैं। द इंडिजेनस पॉपुलेशन वॉज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया। जो वहाँ पे पहले से रहने वाले लोग थे उसको वहाँ पर एक तरीके से धक्का मार के निकाल दिया गया, एंड फोर्स टू सेटल इन न्यू एरियाज। और उनको ज़बरदस्ती मतलब इस तरह से मजबूर किया गया कि वो उस नई जगह पर रहें जहाँ पर वो दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस देयर डिस्टिंक्टिव वे ऑफ फार्मिंग। तो ठीक है, वहाँ पर वो उन्होंने अलग तरह से अपनी खेती करना स्टार्ट कर दी। द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन। ठीक है, डेवलपमेंट तो बहुत हो रहा है कि बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये सब बन रहा है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि विनाश हो रहा है किसका, बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट का। ठीक है, जितनी डाइवर्सिटी रेन फॉरेस्ट में हो रही थी, मिल रही थी हमको, अलग टाइप के फौना फ्लोरा मिल रहे थे, वो नहीं मिल रहे हैं अब। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैज़ बिन डिसअपियरिंग एनुअली इन द अमेजॉन बेसिन। तो इस तरह का अगर हम एस्टिमेशन लगाएं, रिसर्च करने के बाद पता चला है कि बहुत बड़ा एरिया रेन फॉरेस्ट का वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है हर साल अमेजॉन बेसिन में। तो आप देख सकते हैं जो डिस्ट्रक्शन है फॉरेस्ट का, उसकी बहुत ज़्यादा प्रभाव हैं, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाले इम्प्लीकेशंस हैं। द टॉप सॉइल है, वो ऊपर की जो सॉइल है वो वॉश हो जाती है, मतलब हट जाती है एज अ रेन फॉल्स। जैसे कि आप बारिश, अगर पेड़ काट देंगे और बारिश होगी तो क्या होगा, जो मिट्टी होगी उसको होल्ड नहीं कर पाएगी ज़मीन। ठीक है, और पेड़ जो होते हैं तो पेड़ क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, मिट्टी को कहीं खिसकने नहीं देते, जाने नहीं देते। ठीक है, रोक के रखते हैं। लेकिन अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, टॉप सॉइल बह जाएगी, एंड द लश फॉरेस्ट टर्न्स इनटू अ बैरन लैंड। तो जो इतने घने जंगल थे वो धीरे धीरे बंजर लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाया गया, देखिए पहले ऐसे, फिर धीरे धीरे इस तरह से, और फिर इस तरीके से ये चेंज आ रहा है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। अमेजॉन बेसिन के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक अलग जगह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।